तीन मायनों में यह उपचुनाव महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ा और नया कारण मुझे जो इस उपचुनाव में लग रहा है, जो रोमांच पैदा कर रहा है, वो यह है कि बहुजन समाज पार्टी जो उपचुनावों से अपने को दूर रखती थी, उसने अचानक से जुम्बिश ली और कहा हम उपचुनाव लड़ेंगे। और स्वार में तो बहन जी ने कैंडिडेट भी घोषित कर दिया था, वहां तो चुनाव अभी घोषित नहीं हुआ जी। अब बसपा की उपस्थिति उपचुनाव में स्वाभाविक है। बसपा के पास एक वोट बैंक है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। वो वोट बैंक इतना भले ही ना हो कि उनको जिता पाए, लेकिन कौन जीते इसमें भूमिका तय करने के लिए तो उतना वोट बैंक पर्याप्त है कि किसको हराना है। बिल्कुल उतना है उनके पास, बहन जी के पास, कि जीते ना जीते कैंडिडेट, लेकिन हराने की व्यवस्था भर का तो वोट है उनके पास। इसलिए बहुत रोमांचक हो गया यह चुनाव मेरे लिए। दूसरा महत्वपूर्ण कारण जो मुझे लगता है, बृजेंद्र सिंह जी बैठे हैं, उनकी पार्टी की आंखें पथरिया गई थीं ये देखने के लिए कि या खुदा कभी कोई ऐसा अध्यक्ष मिले जो सड़क पर तो चले। सब वायुमार्गी लोग थे कांग्रेस में। लल्लू जी ने कुछ किया नहीं किया छोड़ो, कांग्रेस खड़ी हुई नहीं हुई, चल रही नहीं चल रही, बैठी है, उस विवाद में उन्हें पड़ता, लेकिन हर दिन एक बार गिरफ्तारी का रिकॉर्ड तो बनाया, जुम्बिश तो हुई। अरे जो शरीर निश्चेष्ट पड़ा था उसके हाथ पांव में फड़कन तो दिख रही है। लाठी खा रहे हैं, डंडा खा रहे हैं, जेल जा रहे हैं लल्लू। यह भी पहली बार मैं देख रहा हूं। इतने वर्षों से कांग्रेस में जुम्बिश नहीं थी। मुझे जुम्बिश से एप्रोप्रिएट वर्ड हिंदी में नहीं मिला, इसलिए उर्दू का शब्द लिया है जुम्बिश। जुम्बिश नहीं थी कांग्रेस में ना। भजन जी मेरी बात से सहमत नहीं होंगे। वो 10 नाम गिनाएंगे, प्रमोद तिवारी थे, आरपीएन सिंह थे, सलमान खुर्शीद थे, मौसना किदवई, सब थे, सब बड़े हैं भैया। लेकिन जो लल्लू ने किया वो कोई नहीं कर पाया। सीधी सरल बात हिंदी की है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, योगी आदित्यनाथ की लीडरशिप में जो सरकार चल रही है, उसके 3.5 साल के रिजीम में यह तीसरा बाय इलेक्शन है। और इसके बाद फिर कोई घरेलू परीक्षा नहीं है। बाय इलेक्शन को मैं घरेलू परीक्षा कहता हूं। मुख्य इम्तिहान 5 साल में एक बार होता है, फिर सीधे मुख्य इम्तिहान है। तो घरेलू परीक्षा के नंबर उनके लिए बहुत मायने रखेंगे, बहुत ज्यादा मायने रखेंगे। और एक अंतिम बात जो मेरे समझ में आती, बाकी तो हमारे जो मित्र लोग हैं वो राजनीति के किरदार हैं तो वो बेहतर बताएंगे। वो मुझे अखिलेश यादव के पार्ट पर जो दिखती है वो ये, जूही सिंह जी बैठी हैं, समाजवादी पार्टी के लिए डू और डाई है। बात थोड़ी हो सकता है इस वक्त मेरी दोस्त जूही सिंह को लगे कि ऐसी बात अमिताभ जी क्यों बोले, कुछ और सरल शब्द इस्तेमाल करते, लेकिन मैं सच्ची बात कहूंगा, जितनी समझ मुझे है राजनीति की, उसके आधार पर डू और डाई मैंने बसपा और भाजपा के लिए, कांग्रेस के लिए नहीं कहा। जूही सिंह सपा के लिए क्यों कहा? ये चुनाव कुल सीटें हैं, कुल 7, फिर भी मैंने कहा डू और डाई। उसका कारण ये नारा 10 नवंबर को तय होगा कि नारा चलेगा कि नहीं चलेगा 22 में 22 किल, ये जान लीजिए। उसका अन्यथा वो नारा फिर आप ही लोग लगाओगे। गाजियाबाद से गाजीपुर, बस्ती से बहराइच तक नारा गूंजेगा कि नहीं, जूही सिंह, सुनील साजन, धर्मेंद्र जी, बाकी सब लोग तो लगाई गई, पार्टी के लोग हैं। जनता लगाएगी कि नहीं लगाएगी 10 नवंबर को दोपहर में 1 बजे तक तय हो जाएगा।
इसलिए मैंने कहा डू और डाई केवल अखिलेश यादव के लिए, क्योंकि 22 में मुख्यमंत्री पद की लड़ाई दो ही लोग लड़ेंगे सिंसियरली, भाजपा और सपा। सपा की इच्छा होगी स्वाभाविक तौर पर कि मैं बसपा को, कांग्रेस को बहुत पीछे छोड़ूं और मुख्य प्रतिद्वंदी के तौर पर भाजपा से लड़ूं। स्वाभाविक राजनीति में इच्छा होगी भी। उसके लिए उनको नजीर पेश करनी होगी इन 7 सीटों पर कि यस हमारे पास करंट है, ऐसा मुझे लगता है। ये 4 बिंदु मुझे लगते हैं जिस मायने में ये सरल सामान्य उपचुनाव नहीं है। और एक और विचित्र बात मेरे संज्ञान में आई, ये देश बड़ा विचित्र है। राजस्थान में ग्राम पंचायत का चुनाव जो कोरोना से पहले हुआ था 19 में, कुछ जगह पर वहां वोटिंग थी 81%। और अभी कल भी वहां एक ग्राम प्रधानी का, ग्राम पंचायतों का चुनाव हुआ, उसमें कोरोना काल में वोटिंग हुई 85%। समझिए। और ऐसी कहीं वोटिंग उत्तर प्रदेश में हो गई, कोरोना में आदमी ज्यादा उत्साहित हो गया और झरझरा के वोट पड़ गया, तो भी समीकरण बदलेंगे, कुछ अटकेंगे, कुछ भटकेंगे, कुछ पार उतरेंगे।